Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। RBI keeps key policy rates unchanged, maintains an accommodative stance. Domestic stocks hit fresh record highs. Sensex achieves 45,000 mark. Nifty finishes above 13,250 level. And Brent crude prices rise to trade beyond $49 a barrel. RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया, अपने रुख को लचीला और उदार ही बनाए रखा। घरेलू शेयर सूचकांक ताजा रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे। सेंसेक्स 45,000 के पार हुआ। निफ्टी 13,250 के ऊपर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $49 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। उदार और लचीला रुख जारी रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% के स्तर पर यथावत रखा गया है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति की दर के फिलहाल उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। हालांकि खरीफ की भरपूर फसल की संभावना को देखते हुए जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में सर्दी के मौसम के दौरान कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत व्यापक होने में अभी कुछ कमी है और इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 0 से 7.5% नीचे रहने की संभावना है। श्री दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार और मजबूत रहने की आशा है और शहरी मांग ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी माहौल में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि निजी निवेश अब भी कम है और क्षमता के उपयोग में गिरावट से पूरी तरह उबरना अभी बाकी है। इससे पहले कि हम आपको और ब्यौरा दें, आपसे एक पहला आपका रिएक्शन चाहेंगे आज की पॉलिसी पर पुनीत, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया है नीतिगत दरों में। क्या आपका एक्सपेक्टेशन थी और कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सुनो, देखिए, ये करीब करीब सभी का ये कॉन्सेंसस एस्टिमेट था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्दर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। खासतौर से जैसा गवर्नर दास ने कहा कि इन्फ्लेशन रेट थोड़ा एलिवेटेड है बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, तो आज हेडरूम कम है आरबीआई के पास आगे इंटरेस्ट रेट कट करने का। लेकिन उसके बावजूद आरबीआई ने ये कहा कि वो एकोमोडेटिव यानी इजी लिक्विडिटी कंडीशंस बाजार में रखेंगे, यानी क्रेडिट जो है या जो पैसे की जो सहूलियत है वो कंज्यूमर्स को पूरी तरह मिलती रहेगी, वो लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा पहला आपने रिएक्शन कहा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ये कि शक्तिकांत दास जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव यानी सबसे पहला गोल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले इन्फ्लेशन को वो अपना सबसे बड़ा टारगेट मानते थे और ऐसा मानते थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का पहला गोल है। अब उसके सामने उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना वो आरबीआई का पहला लक्ष्य है। मुझे लगता है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। The RBI governor said a small window is available for proactive supply management strategy to break the inflation spiral being fueled by supply chain disruptions. Mr. Das said further efforts are necessary to mitigate supply-side driven inflation pressures. He added that RBI is strongly committed to preserve the stability of the financial sector
and will do whatever is necessary on this front. Stating that economic contractions have started to ease, he said portfolio flows into emerging markets have recovered and hard currency bond issuances have strengthened for those with stronger credit ratings. Mr. Das said throughout the COVID-19 pandemic, RBI acted preemptively to face a challenge head-on posed by the virus and fallout of the pandemic on the Indian economy. RBI, he said, remains strongly committed to preserve the stability of the financial sector and will do whatever is needed on this front. They ensure that RBI will use various instruments at the appropriate time while ensuring ample liquidity is available to the system. Puneet, one of the conditions for maintaining liquidity, the transmission of the unchanged policy rates in the lending rates of the retail banking sector, both for consumers and business as well. How do you see that improving with what the MPC decided now? So, Arjun, like you said, I think RBI has very clearly said that they're no longer looking at lowering the interest rates in the short term, that they want to maintain good liquidity conditions. Now, we all know that there's been huge supply of FDI, the foreign direct investment, or the supply of dollars from overseas in the last few months. That also increases liquidity. In fact, RBI has been, because RBI absorbs these dollars, in effect, it supplies this extra money into the system. Puneet, my question is on the transmission of the borrowing rate by the retail banks to businesses and consumers. Arjun, borrowing rates can be transmitted only if liquidity is okay. If banks do not have liquidity, they have shortage of money, then they cannot obviously lend at lower rates. The lending rates are totally dependent on availability of liquidity in the system, and therefore operations like LTRO, they're important because LTRO provides targeted liquidity for certain sectors. Only then the banks are able to lend to those sectors. So obviously, liquidity is the primary concern of the Reserve Bank of India right now. They are looking at various tools. So whether you talk about LTRO or you talk about TLTRO or various other means that they have been adopting. But largely, it is the liquidity, supply, and because liquidity also will affect supply side constraints on the economy. And secondly, they want to do it using a variety of means where the sectors which are affected by the pandemic, they get liquidity support. इनफैक्ट पुनीत, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि इन्होंने कहा कि पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रोथ है. इनफैक्ट अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो वो 6% का जो ऊपर का जो लेवल है जो उन्होंने दिया है टॉलरेंस लेवल, उससे अभी काफी ऊपर है, 7.61 पे है. फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की का कोई एक पॉसिबिलिटी को कंसिडर भी नहीं किया है. सो इससे पता लगता है कि ग्रोथ को वो पूरा एक बढ़ावा देना चाहते हैं. जैसा आपने कहा कि अभी लिक्विडिटी उनके पास मेजर टूल है. इनफैक्ट कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की नवंबर की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी जो सेकेंड क्वार्टर में वी शेप रिकवरी आई है, उसमें और इम्प्रूवमेंट Q3 में होने की संभावना जताई गई है. सो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो आत्मनिर्भर 3.0 है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को एक टारगेटेड जो अप्रोच लिया जा रहा है, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर की तरफ हो, आपको लगता है कि ये एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा फिस्कल और मॉनेटरी टूल्स का इस मोमेंटम को, ग्रोथ के मोमेंटम को आगे जारी रखने के लिए? बिल्कुल सोनू, देखिए जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में. फिस्कल पॉलिसी जो टैक्स पॉलिसीज है सरकार की, और वो एक इंसेंटिव्स देते हैं सेक्टर्स को. हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI की बात कर रहे हैं, जो पहले शुरुआत किया गया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, फिर उसको टेक्सटाइल सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में उसको एक्सटेंड किया गया, वो काफी सक्सेसफुल रहा है. इसी तरह हम जानते हैं कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां भी अब PLI को इंक्रीज किया जा रहा है. तो वो फिस्कल साइड है, यानी टैक्स रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स हैं. और साथ में ही इन बिजनेसेस को पैसे की सहूलियत रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी रहे, वो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, यानी वो लिक्विडिटी को अवेलेबल कराए. इन दोनों के तालमेल से ही हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप करेगी. जहां तक इन्फ्लेशन की आपने बात उठाई थी, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट, उसके अंदर आरबीआई गवर्नर ने हिंट किया कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो इस वक्त करीब करीब 7% से ऊपर चल रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो अभी भी 0 के आसपास है. यानी जो
खुदरा बाजार है, जहां रिटेल मार्केट है, वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, होलसेल मार्केट में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सप्लायर्स हैं गुड्स के, वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं। इसका साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने जिक्र किया। तो डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी कैनॉट लुक एट सीपीआई अलोन। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे और तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ को वो नीचे पुश डाउन करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा टैक्स पॉलिसीज में, मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कोशिश की है इस आज की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने। Puneet, you spoke about the supply side issue when it comes to inflation, also linked to interest rates. You mentioned about RBI governor speaking about how retailers are taking advantage of higher price margin when they buy from wholesalers. What about the retail price of fuel as a factor? And has the government been restricting imports from China along with foreign direct investment, which has in fact gone up by 140% as compared to the previous quarter? So, as far as restricting imports from China is concerned, I don't think that is any significant contributor to rising CPI. If you look at the breakup of the consumer price inflation, it is mostly from food items, and that too from fruits, vegetables, the consumables, which are which are perishable items. And the prices of these items have gone up, which is in turn pushed consumer price inflation higher. So clearly, it is not because of import of goods from China or some other country which has contributed to inflation. Of course, we have seen fuel prices go up a lot. We have seen petrol and diesel prices hitting record highs, and that has also contributed to the consumer price inflation. So if you look at the non-core inflation, which is basically food and fuel, that has been one of the reasons why consumer prices have gone up in India. And I think they need to come down over a period of time as tax policies will somewhat accommodate these inflation rates. I think going forward, the focus of the entire economic policy has to be to provide economic growth, and I think now increasingly we will move to targeted support, because there may be some sectors like automobiles which no longer need government support, but there may be other contact intensive sectors like hospitality, tourism, restaurants, hotels. They need support from the government. So I think from broad-based support that government had been providing until now to all industrial sectors, as we go forward, more and more emphasis will be on supporting sectors which are now kind of left behind in that economic revival. I think that should be the approach going forward. चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। फिर से स्वागत है मार्केट मंत्र में। पुनीत, जब अक्टूबर के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं वो काफी उत्साहजनक आए थे, तो एक शंका जताई जा रही थी कि शायद वो एक फेस्टिव रश की वजह से है। लेकिन अभी हम नवंबर में भी देख रहे हैं कि अगेन जीएसटी के फिगर्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है संकलन। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हालांकि अक्टूबर के मुकाबले कम है, लेकिन 56.3 पे है। पीएमआई सर्विसेज 53.7 पे है। सो आपको लगता है कि ये डिमांड रिवाइवल सस्टेन रहने के संकेत हैं? क्या ये बैलेंस्ड रिकवरी की तरफ, खासकर पीएमआई सर्विसेज 53.7, क्या ये बैलेंस्ड रिकवरी की तरफ कुछ इंडिकेशन दे रहा है? सुन, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कोई शक नहीं रहा है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ पाथ पर है। उसमें हम जरूर उतार चढ़ाव देखेंगे। किसी महीने वो शायद ग्रोथ ज्यादा होगी, किसी महीने थोड़ी कम होगी, लेकिन जो एक डर था कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा और शायद हम जीडीपी कंट्रैक्शन देखेंगे और वो वहां से रिवाइवल, जैसे लोग कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, यानी थोड़ा बढ़ेगा फिर वो गिर जाएगा इकोनॉमी, ऐसा अब नहीं होगा। आई थिंक वी आर इन फॉर अ वी शेप रिकवरी, कि जो हमने बॉटम था वो हमने देख लिया है। अब यहाँ से जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो सस्टेन रहेगी। उसकी पेस क्या होगी, कभी वो थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, दैट मे बी पॉसिबल, लेकिन मेरे हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो सस्टेन रहेगी। आपने बात करी पीएमआई फिगर्स की। देखिए, पीएमआई फिगर्स एक मैन्युफैक्चरिंग या एक सर्विसेज या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को दर्शाते हैं, and any reading above 50 shows that the expansion is there. So 53.6 or 56
जो हमने PMI की बात करी, वो बहुत अच्छी फिगर्स हैं, और बल्कि मैं कहूंगा पिछले 7-8 वर्षों में शायद सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वो दिखा रही है। ओवरऑल अगर हम फिगर्स देखें जो आज RBI ने बात करी और दूसरे लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, पहले ये अंदेशा था कि जो GDP है वो इस साल 10% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस वक्त वो हमारा अनुमान है कि शायद फॉर फुल ईयर GDP कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करीब 7.5% के आसपास होगी, और शायद Q3 में GDP विल बी एट 0% ग्रोथ, इट विल बी अनचेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, और जो Q4 है शायद 1% ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट बैड कंपेयर टू व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड अर्लियर। नेक्स्ट ईयर के जो आंकड़े हैं वो अनुमान है कि करीब 10% से ज्यादा हम GDP ग्रोथ देखेंगे नेक्स्ट ईयर कंपेयर टू दिस ईयर। सो ब्रॉडली इफ यू सी, आई थिंक इकोनॉमिक रिकवरी इज वेल ऑन ट्रैक नाउ, एंड इट मे गो अप एंड गो डाउन अ लिटिल बिट, बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई शक है कि हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पर हैं। Puneet, the GST collection for the month of October and November, as we have discussed, crossed 1 lakh crore rupees in GST collections. Are we seeing economic recovery in terms of a profit-led growth, but not a wage-led growth? When are we likely to see a wage-led growth in the economy? So it has always been a kind of a dilemma, because if companies do not make profits, they're unlikely to hire more people or increase wages. It can't be that they first increase wages and then they make losses and then they hope to recover money. So clearly economists are divided on this, but my belief is that if corporate sector recovers from the bottoms and it starts making money, then it is inevitable that they will hire more people, they will be paying higher salaries to the employees. So I am in the camp which believes that first the corporates make more money and then we see wage-led growth. It can't be the other way around. However, I think it's a ideological kind of a debate. All said and done, I think the GST collections, they show benefits on two accounts. One, of course, is the recovery in the economic activity. The second is the digitization of the economy. I think now we are seeing more and more recording of financial transactions and taxes being paid on them. And if you look at the trajectory, maybe by the end of this financial year, GST collections on a monthly basis could possibly cross 1.2 lakh crores, which is really remarkable and which would be extremely supportive of government's finances as well as economic growth. आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का, जहां से भी बहुत ही उत्साहजनक खबर है। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज 1% बढ़कर ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे। ये उछाल वैश्विक संकेत सकारात्मक रहने के बीच आया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 45,000 के स्तर को पार कर गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 13,250 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 1% की तेजी से 447 अंक बढ़कर 45,080 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.95% की तेजी से 125 अंक बढ़कर 13,259 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी थी, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले तेजी यहां कम रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.44% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.42% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic stocks today climbed 1% to hit fresh record highs. Keen to see surge amid positive global cues. The 30-share index Sensex at the Bombay Stock Exchange achieved 45,000 mark, while the Nifty 50 at the National Stock Exchange finished above 13,250 level for the first time. Sensex rose 447 points or 1% to end at 45,080, while the Nifty closed 125 points or 0.95% up to settle at 13,259. The broader market at the BSE underperformed the Sensex as the BSE mid-cap index gained 0.44%, while the BSE small-cap index appreciated 0.42%. In the Sensex pack share, the 25 companies climbed while 5 logged losses. ICICI Bank was the top gainer as it climbed 4.2%, followed by Ultratech Cement, which gained 4.1%. Asian Paints climbed 3.8%, while Bharti Airtel and Hindustan Unilever both gained 2.9%. On the other side, Reliance fell 0.9% and Bajaj Financial Services 0.7%. HCL and HDFC both ended down with 0.3%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors climbed except energy sector stocks, which fell 0.6%. The top gainer, BankX, climbed 2.1% and telecom surged 1.9%. Consumer durables and fast-moving consumer goods both rose 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,606 companies gained, 1,286 companies declined, and 177 remained unchanged.
Puneet, what's your read on the market? This kind of broad-based rise in share valuations. We are seeing the stocks reach their upper circuit and a 52-week high. What are the reasons, including companies which have been under the ED lens before as well? So, what is the motive behind this kind of buying by FIIs? So clearly, Arjun, I think stock markets worldwide and also in India are in a sweet spot. So we are seeing huge inflows of liquidity. So we have seen a lot of FII buying in India, record buying in fact in India. We have never seen this kind of buying by FIIs in Indian stock markets. And not just that, I think companies which are smaller companies, mid-sized companies, even they are showing optimism as far as earnings growth is concerned, as well as business prospects are concerned. So I think there is an overall optimism about economy, about corporate earnings, and that is kind of fueling the buying interest. And interestingly, while of course the benchmark indices are looking very attractive, no, for Sensex at 45,000, possibly looking at 50,000 as some kind of a headline number. Nifty also at 13,250. All these numbers look very good, and they kind of enthuse investors to bring more money or fresh money into the markets. So there is a lot of buying we've seen by FIIs, we've seen by HNIs. There has been a lot of selling by domestic funds during this period. I think largely because of redemption pressures from retail investors, as well as profit booking by these by the domestic institutions. So I think all this is happening, but overall it reflects the optimism in the economy and the belief that going forward there are better days ahead of us. See, we buy stocks on expectation of a better tomorrow. And we don't look back, and we kind of don't look at the rear view mirror to invest for future. So I think this market is telling us that people expect the coming days or coming months to be economically better than what we have seen in the past. पुनीत, आज बैंकिंग सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर रहा। 2.1% बैंकिंग सेक्टर इनफैक्ट नवंबर में लगभग 24% बढ़ा है। हालांकि सेंसेक्स में 11% का उछाल था नवंबर में। सो आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो स्ट्रेंथ है, क्या वो दर्शा रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी भरोसा है इन्वेस्टर्स का? और कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो अभी फेवरेट्स हैं इन्वेस्टर्स के? सुन, देखिए, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज हमें ये रीड करना होगा कि कौन से सेक्टर्स जो मार्केट है वो मैसेज दे रही है कि वो अच्छे कर रहे हैं। यदि हम 4-5 जो मेजर गेनर्स रहे हैं सो फार स्टॉक मार्केट में, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन यानी सीमेंट रिलेटेड कंपनीज और रियल्टी सेक्टर, ये जो शेयर्स हैं ये काफी बढ़त रही है पिछले दिनों में। और ये सारे यदि आप देखें तो इकोनॉमी से बहुत करीबी जिनका रिश्ता है इकोनॉमिक ग्रोथ से, मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल्टी, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, बैंकिंग, ये सारे, और ये डिफेंसिव नहीं है। देखिए, पहले आईटी सेक्टर, फार्मा में जो डिफेंसिव सेक्टर स्टॉक्स थे वहां पर हम ज्यादा खरीदारी देख रहे थे, ज्यादा बढ़त देख रहे थे। अब हम इकोनॉमिक रिलेटेड जो सेक्टर है वहां पर हम बढ़त देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स आर टेलिंग अस कि they expect the economy to do better. They expect these companies to do better going forward. पुनीत, आज जो कमेंट्री आई है आरबीआई गवर्नर की, आपको लगता है वो भी एक बूस्ट देगी सेंटिमेंट को? जरूर देगी। इट एड्स टू द कॉन्फिडेंस द मार्केट ऑलरेडी हैज। मार्केट ये काफी दिनों से मैसेज देती रही है, लेकिन मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर ने आज जो कहा है और जो सपोर्ट उन्होंने दी है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका भी असर हम देखा। और बाजार में यदि आप देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद बाजार में आज काफी बढ़त देखी गई थी। Well, we're heading for a short break with a public service ad, so please stay tuned on Market Mantra. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 73 रुपये 79 पैसे दर्ज हुई। रुपये में मजबूती के प्रमुख कारण थे घरेलू शेयर बाजार में हुई खरीदारी और डॉलर में आई कमजोरी। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाले डॉलर सूचकांक में दिन के कारोबार में 0.19% की गिरावट आई और ये 90.55 पर दर्ज हुआ। आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे
ये मल्टी ईयर लोज पर है डॉलर, मेन जो करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट। इसका क्या फॉल आउट हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए? देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वीक डॉलर हमेशा अच्छा रहा है। उसका एक फायदा रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम FII फ्लोज देख रहे हैं, वो डॉलर कमजोर होने की वजह से हम देख रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये डॉलर इंडेक्स जो है और नीचे जाएगा। तो FII जो है वो अमेरिका से पैसा निकाल करके दूसरे देशों में लगा रहे हैं। इसका एक नुकसान ये रहता है कि जैसे डॉलर वीक होता है तो लोकल करेंसीज एप्रिशिएट कर जाती हैं, उससे एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा असर, नेगेटिव असर पड़ता है। पर ये एक फाइन बैलेंस है। मुझे लगता है कि जो RBI की पॉलिसी रही है रुपये को स्टेबल रखने की वीजा डॉलर, उससे भी एक्सपोर्टर्स को काफी सपोर्ट मिलेगी। पर वीक डॉलर इज ऑलवेज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इमर्जिंग मार्केट। आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की तो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.3% के उछाल में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.6% की बढ़त पर बंद हुआ और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन जापान के निकेई सूचकांक में 0.2% की गिरावट आई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक हल्के बदलाव के साथ मिला जुला प्रदर्शन था। जर्मनी का डैक्स 0.2% की गिरावट पर था। हालांकि फ्रांस के कैक में 0.3% की वृद्धि थी और लंदन का फुटसी 0.8% की तेजी पर था। In the U.S. market, the three major U.S. stock indices remained range-bound yesterday. The Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq Composite Index both gained up 2.3%, while the S&P 500 fell 0.2%. Moving on to the oil market, Brent crude prices today rose to trade beyond $49 a barrel as major producers agreed on a compromise to increase output slightly from January but continue the bulk of existing supply curves to cope with coronavirus demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $49.20 a barrel, while WTI crude prices were around $46.20 per barrel. Puneet, despite the tenor of the story, oil prices have gone up. Why? Largely because the supply cuts which are implemented earlier, they continue to be in place, so there is less supply of oil in the markets, while economies across the world have recovered. So consumption is back to pre-COVID levels, but production of oil is no longer matching that situation. So clearly there's a temporary shortfall, but it cannot sustain. See, eventually the supply cuts will have to be rolled back. We will see higher production of oil, and I don't see oil sustaining at higher levels for long periods of time. तो आपको क्या लगता है क्या रेंज रहेगा और हमारे लिए क्या रेंज एक्सेप्टेबल रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि $40 और $45 के बीच में ये ब्रेंट क्रूड का प्राइस को सपोर्ट करेंगे, अराउंड $40 पर बैरल, और लॉन्ग टर्म में यही एक बैलेंस प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा है और जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी अच्छा है। आइए अब रुक करते हैं प्रेशियस मेटल्स का। सोने के मूल्य में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि चांदी में प्रति किलो 350 रुपए से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में सोना 49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। चांदी 370 रुपए की बढ़त से 64,000 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,845.90 प्रति आउंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी का मूल्य भी बढ़त के साथ $24.40 प्रति आउंस पर था। पुनीत, अगर हम ब्रॉडली देखें तो सोने की कीमतों में काफी गिरावट आई है। आपको लगता है कि अब वो सेफ हेवन का जो एक अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया है इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ? डेफिनेटली। और देखिए, ये रिस्क एवर्जन का एसेट होता है और जैसे जैसे रिस्क एपिटाइट बढ़ेगी मार्केट के अंदर, वैसे ही गोल्ड की चमक जो है वो कम होगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में के लिए सोने में कोई खास बाइंग इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसके प्राइसेस जो है वो यही स्टेबल रहेंगे इसके आसपास। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुनीत। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. RBI keeps key policy rates unchanged, maintains an accommodative stance. Domestic stocks hit fresh record highs. Sensex achieves 45,000 mark. Nifty finishes above 13,250 level. And Brent crude prices rise to trade beyond $49 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.